सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 17 राज्यों से कहा कि विशेष एनआईए अदालतों के माध्यम से यूएपीए मामले के मुकदमों को 1 साल के अंदर निपटाया जाए। कोर्ट ने प्रत्येक मामले की औसतन 1 महीने में सुनवाई और समर्पित न्यायाधीश व विशेष लोक अभियोजक तैनात करने का निर्देश दिया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष कब थमेगा? ईरान पर हमले कब रुकेंगे? 25 दिनों से जारी इस संघर्ष में इजरायल का आखिरी लक्ष्य क्या है? पाकिस्तान की मध्यस्थता की खबरों पर इजरायल का रुख है? इन सभी सवालों के जवाब में भारत में इजरायल के राजदूत रूबेन अजार ने नेतन्याहू का रुख साफ किया। हमले इसलिए जारी है क्योंकि अभी भी ईरान के कई सैन्य लक्ष्य बाकी हैं। खासकर हिजबुल्लाह लगातार इजरायल पर हमले कर रहा है, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है। इस वजह से इजरायल अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई जारी रखेगा। रूबेन अजार, भारत में इजरायली राजदूत। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा मामले में नई सुनवाई शुरू हो गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोपी अरुण खुंदोकबाम उर्फ ननाओ को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की है। यह मामला मई 2023 की मणिपुर जातीय हिंसा से जुड़ा है। उस दौरान एक भीड़ ने 3 महिलाओं को निवृत्त कर उन्हें घुमाया था। महिलाओं के साथ गैंग रेप भी किया गया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि यह बेहद गंभीर अपराध है। आरोपी इस घटना में शामिल था जिसमें महिलाओं का अपमान किया गया, उनके साथ हिंसा हुई। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पिछले साल सितंबर में इस आरोपी समेत 2 लोगों की जमानत दे दी थी। अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस जमानत को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के एक वकील ने जोर देकर कहा कि इस तरह जनक अपराध में जमानत नहीं मिलनी चाहिए। पीड़ित पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील निजाम पाशा ने कोर्ट में कहा कि वे पीड़ितों का पक्ष रख रहे हैं। अगर जरूरत पड़े तो कोर्ट पीड़ितों के लिए लीगल एंड काउंसिल नियुक्त कर सकता है ताकि न्याय मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी अन्य पक्षों से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई बाद में होगी, जब भी सभी के जवाब आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच पश्चिमी एशिया संकट पर अहम बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने खास तौर पर हुर्मुज जलडमरू मत पर भी चिंता जताई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मत का खुला है सुरक्षित और सुगम बने रहना पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन पर सरकार ने साफ किया कि अलग मंत्रालय या नई नीति बनाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि संविधान के तहत मौजूदा व्यवस्था में ही सभी योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि मंत्रालयों के बीच समन्वय, संसदीय समिति की निगरानी से विकास कार्य प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक का विरोध किया है। सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रांसजेंडर समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया। कांग्रेस नेता ने क्या कहा, भाजपा सरकार अपने संकीर्ण विचारों के लिए संविधान का उल्लंघन कर रही है। ट्रांसजेंडर समुदाय का सम्मान करने के भारत इतिहास को नष्ट कर रही है, राहुल गांधी लोकसभा विपक्ष के नेता बोले। ईडी और पश्चिमी बंगाल सरकार के बीच टकराव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ईडी ने आरोप लगाया कि आईपैक दफ्तर में छापे के दौरान ममता बनर्जी और पुलिस ने बाधा डाली। राज्य सरकार ने याचिका को अस्वीकार बताया। संघीय ढांचा पर हवाला दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। आइए इस पूरे मामले को, अगर ईडी छापामारी के दौरान मुख्यमंत्री दखल तो क्या प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी राज्य के पुलिस के पास जा सकते हैं? केरल चुनाव से पहले भाजपा उम्मीदवार बी गोपाल कृष्णन के हिंदू विधायक बयान पर विवाद गहरा गया है। केरल सीईओ रतन यू केलकर ने कहा कि शिकायत पर कानूनी राय मिल चुकी है और जल्द ही रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। आगे कार्रवाई आयोग के निर्देशों पर निर्भर होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनबी अंजारिया की पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति SC/ST कानून के प्रावधानों को पात्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है।
पश्चिमी एशिया संघर्ष के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अब पीएम मोदी की निजी विदेश नीति बन गई है और पूरी दुनिया इसे मजाक मानती है। राहुल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण में हैं। भारत की विदेश नीति अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी विदेश नीति बन गई है। इस बात का असर हम देख पा रहे हैं कि ये एक मजाक बनकर रह गया है। पूरी दुनिया इसे मजाक मानती है। केंद्र सरकार बजट सत्र में महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए 2 नए विधेयक ला रही है। परिसीमन से बने पहले कानून प्रभावी बनाने पर विचार हो रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग की है। कई महिला सांसदों ने पहल का स्वागत किया है। केंद्र सरकार संसद के मौजूदा बजट सत्र में महिला आरक्षण कानून, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करने के लिए 2 नए विधेयक लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की योजना है कि लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस बीच कई विपक्षी दलों ने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि महिला आरक्षण कानून का कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। विपक्ष का कहना है कि यह बैठक मौजूदा विधानसभा चुनावों के संपन्न होने के बाद आयोजित की जाए। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए एनडीए और कांग्रेसी विपक्षी दलों के सदन के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की ताकि आम सहमति बन सके। यदि सहमति बनती है तो ये 2 विधेयक इसी सप्ताह संसद में पेश किए जा सकते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। देश के 5 राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनावी चौसर पर कौन सा दल किस मुद्दे के सहारे जनता के बीच जा रहा है, किस राज्य में कौन सा गठबंधन रणनीति अधिक कारगर साबित होगी। असम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच लोकसभा अध्यक्ष ने असम के कांग्रेस सांसद का इस्तीफे स्वीकार कर लिया। माकपा नेता दीपसिया धर ने आरजी कर पीड़िता की मां के भाजपा से चुनाव लड़ने पर निराशा जताई। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, न्याय, एसआईआर विवाद और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को चुनाव को केंद्र बताया। लोकसभा किसानों की आय को लेकर सरकार और विपक्ष में तीखी बहस हुई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया किसानों की आय दोगुनी हुई है, जबकि विपक्ष ने इसे गलत बताया। सरकार की तरफ से एमएसपी सब्सिडी और योजनाओं का हवाला दिया गया। उनका कहना था कि इन सभी प्रयासों का सीधा फायदा किसानों को मिला है।